हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले वो लोकतंत्र को नष्ट करके महाराजा बनना चाहते हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में घमासान के बीच बीजेपी ने उठाया बड़ा कदम। 41 जिलों में कर दी एफआईआर। तो वहीं शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई गुप्त मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीति में मचा बवाल। तो वहीं बीजेपी में अपने समर्थकों को नहीं रोक पा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2 महीने में 7 करीबियों ने छोड़ दिया साथ। तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से की अपील, कहा अपने डीपी पर लगाएं तिरंगा। तो वहीं कश्मीर में इस बार जमकर मनेगा आजादी का जश्न, नहीं होगा कोई भी प्रतिबंध। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और खुद को महाराजा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग सवाल रहे तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने संबोधन में तब सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया जब उन्होंने बिहार के दरभंगा जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की बात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स दरभंगा के लिए पहल की थी और राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भूखंड भी आवंटित किया गया, लेकिन केंद्र ने भूखंड के स्थान के सुविधाजनक नहीं होने का दावा करके इसमें रोड़े अटका दिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और खुद को महाराजा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में घमासान के बीच बीजेपी ने उठा लिया बड़ा कदम। 41 जिलों में करा दी एफआईआर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट से गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने अब इस मामले में एक्शन लेते हुए 41 जिलों में एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी की विधि प्रकोष्ठ ने न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के चीफ कमलनाथ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्विटर पर दावा किया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की भ्रष्ट भाजपा सरकार 40% कमीशन वसूलती थी और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और अब मध्य प्रदेश की जनता भी 50% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से हटा देगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 41 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं इंदौर में एडीसीपी राम सनेही मिश्रा ने कहा कि कुछ भाजपा नेताओं ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि कुछ कांग्रेस नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाएं डाल रहे हैं और इससे उनके नेताओं की छवि खराब हो रही है। जांच चल रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में प्रियंका गांधी और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के नाम का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि खुद पर एफआईआर दर्ज किए जाने की खबरों के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हजारों मुद्दे हैं, बीजेपी कितने मामले दर्ज करेगी? जब भ्रष्टाचार सामने आ गया है तो उनके पास अब क्या समाधान बचा है? कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब अलविदा कहने का फैसला लिया है। और बड़ी खबर, वायनाड से राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आदिवासियों को ना करें प्रतिबंधित, सिर्फ जंगल ही नहीं पूरा गृह उनका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केरल के वायनाड में अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को प्रतिबंधित और वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासियों को जंगलों में रहने तक ही प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरा गृह उनके लिए खुला होना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक तरफ हम आदिवासी कहते हैं और दूसरी तरफ वो वनवासी कहते हैं, लेकिन वनवासी शब्द के पीछे बहुत अजीब सा तर्क है जो इस बात से इनकार करता है कि आदिवासी भारत के मूल मालिक हैं और उन्हें जंगलों में रहने के लिए प्रतिबंधित करता है। यह शब्द कहता है कि आप जंगलों से जुड़े हैं और आप जंगल कभी नहीं छोड़ सकते। यह हमारे लिए बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसा शब्द को स्वीकार नहीं करते। और बड़ी खबर, शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई गुप्त मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से आ गया बड़ा भूचाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया था। एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच में गुप्त
मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है और बड़ी बात यह है कि मुलाकात इन दोनों नेताओं के घर पर नहीं बल्कि शनिवार को पुणे में एक व्यवसायी के आवास पर हुई। अजीत पवार एनसीपी के मुखिया शरद पवार के भतीजे हैं। उन्होंने एनसीपी से कुछ विधायक तोड़कर शिंदे सरकार में अपनी जगह बना ली थी और खुद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि एनसीपी के नेता अमोल मिटकारी ने कहा कि ये दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक मुलाकात थी। दोनों नेता शनिवार दोपहर करीब 1 बजे पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र में व्यवसायी के आवास पर पहुंचते दिखे। शाम करीब 5 बजे वो चले गए। लगभग 2 घंटे के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कैमरे से बचने की कोशिश करते हुए एक कार में परिसर से बाहर निकलते देखा गया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि शरद पवार गुट के बड़े नेता और महाराष्ट्र राकापा अध्यक्ष जयंत पाटिल भी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि फिलहाल इस बैठक में क्या मुलाकात हुई है इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आने वाला है। और ये बड़ी खबर है, इस बार विपक्ष के लिए एक सीट बेहद अहम। उपचुनाव के लिए सीपीआईएम कांग्रेस और टीएमपी ने की बड़ी बैठक, बनाया जीत का प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में 3 मुख्य विपक्षी दलों माकपा, कांग्रेस और टिपरा मोथा पार्टी ने शनिवार को एक संयुक्त बैठक की। इस दौरान आगामी 5 सितंबर को 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रूप से कैसे लड़ा जाए इस बात पर चर्चा की गई। त्रिपुरा में विपक्ष के नेता और टीएमपी के वरिष्ठ नेता अनिमेष देव वर्मा ने कहा कि 16 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिले, लेकिन वो सत्ता में बरकरार रही, जबकि विपक्षी दलों को 60% वोट मिले थे। आदिवासी नेता ने मीडिया से कहा कि 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में हम विपक्ष के वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं, जिससे कि भाजपा को हराया जा सके। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर एफआईआर के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया बड़ा मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ठेकेदार खुद कमीशन की बात को लिखकर दे रहे हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हो या कोई भी बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना अब केंद्र सरकार और बीजेपी वालों की आदत बन गई है, लेकिन हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पूरे तरीके से भ्रष्ट हो गई है। और बड़ी खबर, मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे एलजी, सौरभ भारद्वाज बोले ये दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सर्विसेज बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ कि सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। मेरा मानना है कि दिल्ली सेवा अधिनियम कानून भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी। ऐसे में ऊपर से नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, ये संभव नहीं है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि जब ये मामला अदालत में आता है तो अदालत इस कानून को पलट देगी और संविधान को लागू किया जाएगा, तब तक अराजकता रहेगी। एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे और जनता का काम रोक देंगे। जल बोर्ड को ठप करने की कोशिश करेंगे, पेंशनों को ठप करने की कोशिश होगी, अस्पताल को ठप करने की कोशिश होगी, उनके अफसरों के द्वारा ठप करने की कोशिश की जाएगी। वो उन अफसरों पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर तेज हुआ घमासाना। राहुल गांधी को मिला आरजेडी की महिला नेता का साथ, बोली राहुल गांधी को हॉलीवुड और बॉलीवुड से मिलते हैं प्रपोजल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी नेता सारिका पासवान ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी को हॉलीवुड और बॉलीवुड से प्रपोजल मिलते हैं। यह हास्यास्पद बात है कि वो केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस देंगे। दरअसल आरजेडी नेता ने राहुल गांधी के फ्लाइंग किस विवाद पर दिए गए एक इंटरव्यू को अपने फेसबुक पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी से किसने कहा कि वो राहुल गांधी का फ्लाइंग किस पकड़ें। क्या वो कभी साबित कर पाएंगी कि राहुल गांधी का फ्लाइंग किस उनके लिए था। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वे धर्म, जाति और व्यवहार पर नफरत फैलाते हैं। और ये बड़ी खबर, जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा बीजेपी सांसद को बोलने का बीजेपी ने मौका नहीं दिया, ये शर्मनाक बात है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एबीपी की तरफ से लिए गए सांसद और विदेश राज्य मंत्री आरके रंजन सिंह का एक इंटरव्यू शेयर कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर से बीजेपी सांसद को रिक्वेस्ट करने के बाद भी संसद में बोलने नहीं दिया गया। ये न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि पूरे मणिपुर का अपमान है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी
राजनीति ने पहले मणिपुर में आग लगाई, जब हिंसा भड़की तब उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। अभी भी हिंसा जारी है। ऐसे समय में बीजेपी द्वारा मणिपुर से अपने ही सांसद और विदेश राज्य मंत्री को बोलने से रोकना बेहद शर्मनाक है। और ये बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नई संहिता राजनीतिक उद्देश्य के लिए पुलिस को देती है दमनकारी शक्तियों के इस्तेमाल की इजाजत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि औपनिवेशिक काल की भारत दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह लाया गया भारतीय न्याय संहिता विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि इस तरीके के कानून लाने के पीछे सरकार का एजेंडा विरोधियों को खामोश करने का है। और ये बड़ी खबर, आजादी के जश्न में खलल डालने की बड़ी साजिश, 15 अगस्त को लाल किले पर हो सकता है विरोध, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस बार कुछ तत्व देश की आजादी के जश्न में खलल डालने की साजिश रचने में लगे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुकी और मैतेई समूहों की ओर से विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगा फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान कुछ सरकार विरोधी तत्व झंडे और तख्तियां लहराने के साथ ही नारे भी लगाने की साजिश रच रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली जिले के खुफिया एजेंसियों ने विशेष सुरक्षा समूह सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा रेलवे बल यानी आरपीएफ के साथ में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा तैयारियों को साझा करने के लिए आयोजित एक बैठक में इन सभी संभावित खतरों पर चर्चा की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए हर इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान का हुआ आगाज। पीएम मोदी ने लोगों से की बड़ी अपील, बोले अपनी डीपी पर लगाएं तिरंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सभी भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अत्यधिक प्रसिद्ध हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से एकता दिखाने और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने सोशल मीडिया डिस्प्ले फोटो यानी डीपी को राष्ट्रीय ध्वज में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे देश और हमारे बीच के बंधन को और गहरा करेगा। इससे पहले उन्होंने भारतीयों से हर घर तिरंगा वेबसाइट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी पसंदीदा तस्वीरें अपलोड करने के लिए भी कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह करता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अपनी सबसे पसंदीदा फोटो को वेबसाइट पर अपलोड भी जरूर करें। और ये बड़ी खबर है, इस बार कश्मीर में भी जमकर मनेगा आजादी का जश्न, नहीं होगा कोई भी प्रतिबंध, इंटरनेट भी रहेगा फ्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर की आवाम इस बार खुलकर आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को कश्मीर में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही इस बार इंटरनेट पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लागू होगा, जिससे लोग देश को आजादी मिलने के दिन की खुशी दिल खुलकर सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदुड़ी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में कोई भी प्रतिबंध या इंटरनेट प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को पूरी कश्मीर घाटी में कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इंटरनेट सेवा भी चालू रहेगी। लोग मेरी माटी मेरा देश अभियान में बहुत रुचि दिखा रहे हैं और ये देश के लिए अच्छा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।